कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कौन से गांव या शहर से आप ये कहानी सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लगातार बारिश से पेड़ों पर अटी धूल छट गई थी। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सो सबका मन अपनी ही लौ में भरमा रहा था। सावन का महीना आते ही जगह जगह झूले पड़ जाते और दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजने लगती। पर सुखदा के मन में टीस उठती। वह हर बरस राखी खरीदती और राखी पूर्णिमा के दिन मन मोसकर अपने रबड़ के गुड्डे को राखी बांध देती। उसकी आंखें भर आती। पल्लू से आंखें पोंछते हुए बुदबुदा उठती, तुम नहीं माने रंजन, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। फिर बचपन के दिन उसकी आंखों के आगे नाच उठे। वह एक बार रूठ गया था पर जल्दी ही मान गया था। हुआ यूँ था कि उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में एक प्यारी सी गुड़िया मिली थी। वह रंजन ने तोड़ दी तो अपने अल्हड़पन में रंजन से नाराज़ हो गई थी। उसने भी गुस्से में आकर रंजन का पेन तोड़ दिया। दोनों में मुँहवाद होने लगा। रंजन ने कहा, गधी कहीं की। सुखदा ने कहा, तू कौवा। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की चीज़ें फेंकने लगे। सुखदा तैश में आकर बोली, मेरी पेंसिल दे जो तूने ली थी। मैंने तुझे संतरे की गोली नहीं खिलाई, कौवा कहीं का। माँ ने बड़ी मुश्किल से दोनों में बीच बचाव करवाया। संयोग से तब 2 दिन बाद ही राखी का त्योहार था। दिन भर वह मुंह फुलाए बैठी रही और सोचती रही कि रंजन कहे तब मैं राखी बांधूं। रंजन भी अपने अहम में गुमसुम बैठा था। माँ ने कहा, बेटी रंजन को राखी बांध दो। वह मुंह बिचका कर बोली, वो अपने मुंह से क्यों नहीं कहता। माँ ने समझाते हुए कहा था, देख आज के दिन बहन खुद आगे बढ़कर तिलक करती हैं। कल ससुराल चली जाएगी तब घंटे इंतज़ार करेगी भैया का। तब की तब देखूंगी। कहते हुए वह कमरे में भाग गई। माँ ने रंजन को भी समझाया, बेटा उससे बोल राखी बांध देगी, बहन को मना ले, आज उसका दिन है। वो ही पहले बोला, हाँ बेटा आज उसी का दिन है ना, इसलिए तो तुझे मनाना पड़ेगा। फिर तू तो छोटा है रे। सुखदा भी बेचैन थी कि आज उसका प्यारा भाई सुबह से बिना राखी के कलाई के घूम रहा था। सब सहेलियों को राखी खरीदते देख उसे भी भाई पर लाड़ आ रहा था, लेकिन मन में ठसक थी। पहले वो बोले। जब दिन चढ़ने लगा और बुआ जी घर आए तब उन्होंने रंजन को डांटते हुए कहा, अरे पागल, तू तो किस्मत वाला है कि तेरी कोई बहन है, और तू है कि अपनी ऐठ में बिना राखी के घूम रहा है। उनसे पूछ जिनकी कोई बहन नहीं है। तब वह आया और एक तेज आवाज़ में बोला, चलो राखी बांध दो। सुखदा तो जैसे तैयार बैठी थी, सुबह से ही सज कर तैयार रखी थाली उठाकर वह झट से ले आई। रंजन के ललट पर टीका लगाया और राखी बांध दी। इस बार रंजन ने उसे एक गुड्डा दिया जिसकी शक्ल रंजन से मिलती थी। इस कारण सुखदा को बड़ा प्यारा लगा वह गुड्डा। शादी के बाद भी वह उस गुड्डे को अपने साथ रखती थी और उसे ही राखी बांध देती। लेकिन अब उसे रूठे 15-16 बरस हो गए थे। जाने कब तक नाराज़ रहेगा। डाकिये की आवाज़ ने अचानक उसको चौंका दिया। लिफाफे पर प्रेषक का नाम देखकर जैसे वह आसमान में उड़ने लगी। आज वर्षों बाद उसे अपने भाई की चिट्ठी मिली। ढलती ब्यार में मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। धड़कते दिल से उसने उसे खोला डाला और एक ही सांस में पढ़ लिया, वह इस बार राखी को आएगा। सुखदा हिसाब लगाने लगी। आज 11 बीच में 12, 13, 14 और पूनम को तो राखी है। फिर वह चिट्ठी को उलट पलट देखने लगी और जांच करने लगी कि कितनी तारीख को चिट्ठी लिखी गई है, डाक की मोहर कितनी तारीख की लगी है और कितने दिन बाद उसके पास पहुंची है। लेकिन डाकखाने वाले आजकल ठीक से सील भी कहाँ लगाते हैं। वह अतीत में उतरती चली गई। घर में दोनों भाई बहन और अम्मा बाबूजी 4 लोगों का सुखी परिवार था। अचानक माँ का स्वर्गवास हो गया तो घर में सन्नाटा पसर गया। वैसे तो वह अपने भाई से 3 बरस बड़ी थी, पर अम्मा की मृत्यु के बाद तो छोटा सा रंजन ही उसकी माँ और उसका दोस्त बन गया था। सुखदा का ब्याह उसी ने तय किया था तो शादी के जिम्मे भी पिताजी ने रंजन पर ही डाल दिया। उसने भी उसे बखूबी निभाया। सुखदा की शादी के समय विदाई करते वक्त युवा हो चुके रंजन ने छलछलाई आंखों से इतना ही कहा था, मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छा घर और वर दोनों ढूंढे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कर सकता था। सुखदा भोकारा भर मार मार के रो उठी तो रंजन ने उसे समझाया था, पति रामपुर दास के यहाँ खेती किसानी होती है। ससुर 3 भाई थे और अच्छी खासी ज़मीन थी। वे अच्छे रसूखदारों में से थे। गांव में उनका दबदबा था। चौपाल पर उनकी ही बैठ जमती। पूरे गांव उनका कहना मानता। धीरे धीरे चाचा ताऊ अलग हुए तो ज़मीन के भी टुकड़े हो गए। कुछ दिन तक तो राम प्रसाद की गृहस्थी संयुक्त रूप से चलती रही, पर जब छोटे भाइयों के विवाह हुए तो जल्दी ही घर के साथ साथ ज़मीन भी बढ़ती चली गई। संयुक्त परिवार की ज़मीन को जो बड़ा भूखंड था वह छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों में रूप में राम प्रसाद और सुखदा को विरासत में मिले।
अपने हर काम में सुखदा से सलाह लेने वाला रंजन ना जाने कब समझदारी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इसका एहसास सुखदा को तब हुआ जब पहले उसका आना और बाद में सुखदा को बुलाना कम हुआ। फिर वह तब और अधिक चौंक उठी जब पिताजी के असामयिक निधन के बाद संपत्ति पर अकेले अपना पूरा अधिकार जमाने के उद्देश्य से उसने तहसील के दफ्तर में अर्जी दी, जिसमें पिताजी की इकलौते संतान के रूप में रंजन का ही नाम बताया गया था। वो तो सुखदा के ससुराल के मोहल्ले का ही लड़का तहसील में नौकरी करता। वह रंजन को खूब पहचानता था। उसने ही आकर सुखदा को बताया कि रंजन अकेली संतान का दावा कर संपत्ति अपने नाम करवा रहा है। सुखदा के ससुराल में जिठानी देवरानी का कानाफूसी होने लगी। शायद सुखदा माँ जाई बहन नहीं है, तभी तो उसका नाम बाप की संपत्ति में नहीं है। क्या पता कहीं से गोद ली हो। चौपाल में चर्चा चल रही थी कि सुखदा रंजन की सगी बहन नहीं है, कहीं है अवैध संतान तो नहीं। रामप्रसाद के कानों में भी यह खबर पड़ी, लेकिन उन्हें सुखदा को नहीं बताया। मोहल्ले के एक घर में रक्षक दिया जाना था। गांव के घटीवारिया मंदिर नदी के घाट पर बने मंदिर में सभी महिलाएं इकट्ठी थी। सब में कानाफूसी हो रही थी कि सुखदा किसी का पाप है। बाप के जिंदा रहते तो कभी भनक नहीं लगी, और अब औरों का अब पोल खुली है। वह घर आई तो जेठानी ताने मारती बोली, कौन जाने सड़क से उठा लाए होंगे। तभी एक और आवाज़ ही हो सकता है दूसरी महतारी से जनी हो। महतारी पेट से हो गई हो सो बाप को अपनाना पड़ा होगा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह चर्चा क्यों चल रही है। सब उसे अजीब सी निगाहें से क्यों देख रहे हैं। सबका व्यवहार उसके साथ परिवर्तित तो क्यों हो गया है। उसने अपने पति रामप्रसाद से पूछा। पहले तो उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, पर जब वह नहीं मानी तो उन्होंने पूरी बात बता दी। उसे काटो तो खून नहीं है जानकर बड़ा दुख हुआ। वह सोच रही थी रंजन उसका नाम लिख देता तो और उसकी से स्वीकृति ले लेता तो क्या वह मना करती। आखिर है तो उसी का ही। मुझे जायदाद में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये तो सरासर धोखा है। क्या मैं अपने पिता की संतान नहीं? मैं तो वैसे भी संपत्ति के कागज़ पर साइन कर देती। ऐसे तो उसने जीते जी मार डाला। उसने रंजन से बात की, लेकिन परिणाम सिफरी ही रहा। जायदाद ने उसके दिमाग में कुठित कर दिया था। रिश्तों को दीमक चाट गई थी। संबंधों के घाव में मवाद रिस रहा था। सुखदा भी आवेश में आ गई। उसने अपने पति के सहयोग से कोर्ट में दावा पेश कर दिया। आखिर वह अपने अधिकारों को कैसे छोड़ सकती थी। जायदाद उसे नहीं चाहिए, लेकिन पिता के नाम की पहचान भी उसे छीन ली जाए, यह उसे कतई सहन नहीं था। कोर्ट का फैसला हुआ। संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिल गया। उसे आज भी अच्छी तरह याद है जिस दिन कोर्ट का फैसला हुआ था। उस दिन रंजन ने कहा था, रिश्तों के सारे बंधन आज टूट गए। सुनकर सुखदा अवक रह गई। उसने गिड़गिड़ाकर रोते हुए रंजन से कहा, मेरे भाई सब तुम्हारा है, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। मैं तो पिता की संतान बनना चाहती थी। मेरे ससुराल वाले कहते हैं मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो। यह सब प्रमाणित करने के लिए ही मैंने दावा किया था। तुम्हें नहीं पता मैं कितने जलालत सहन की है। मुझे अवैध संतान माना जाने लगा था। वह रोती रह गई, लेकिन रंजन निर्मल चेहरा लिए घर चला गया। उस बरस रंजन ने राखी के त्यौहार पर उसे नहीं बुलाया। रक्षाबंधन का दिन आने पर वह खुद राखी बांधने चाहती थी। पति ने मना भी किया, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब सुखदा बोली, आज ही का दिन तो ऐसा है जिसमें बहनें बिना बुलाए भाई के घर जा सकती हैं। सुखदा स्नेह भाव के साथ रंजन के घर पहुंची। रंजन ने उसका स्वागत करना तो दूर, राखी बांधने से मना कर दिया और वह बेरंग वापस आ गई। उसे लगा रहा था कि जिस ज़मीन पर वह चल रही है वह ज़मीन खिसक कर उसके हक की ज़मीन में जाकर सिमट गई थी। वह सोच रही थी, धरती तो माँ होती है, वह अपने सब बच्चों में मेल कराती है, पर जब यह ज़मीन का रूप धारण कर लेती है तो दिलों की दूरियां बढ़ जाती है। उसे लगा ज़मीन जम की इन सराय है जो सब कुछ निगल लेती है। वह फिर गाँव कभी नहीं गई, ना अपनी ज़मीन की सुध ली। हर बरस वह इंतज़ार करती कि रंजन राखी बंधवाने ज़रूर आएगा, टूट गया है मान जाएगा, लेकिन वह नहीं माना, नहीं आया। कोर्ट के फैसले के बाद जब रंजन ने नाता तोड़ लिया, तब से वह इस गुड्डे को ही हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती आ रही थी। जन्माष्टमी पर वह राखी उतार कर एक डिब्बे में सहेज कर रख देती थी। मम्मी किसका पत्र है? बेटी की आवाज़ ने सुखदा को चौंका दिया। वह अतीत के झरोकों से बाहर निकल आई, खुशी में उमंगती बोली, देख बेटा तेरे मामा का खत आया है, वह आ रहा है मुझे से राखी बंधवाने। कहते कहते उसका गला रुंध गया। वर्षों बाद रंजन के आने की खबर से उसके पति भी खुश थे। वह तैयारियों में जुट गई। राखी के दिन खुद के पहनने के लिए नई नकोर साड़ी लाना है, भैया के लिए खरपूड़ी, शक्कर के बने हाथी घोड़े की आकृतियाँ, बच्चों के लिए डगडगी, खेल खिलौने और न जाने क्या क्या। सुखदा की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। सुखदा के मन में द्वंद था कि रंजन कैसे मान गया। वह तो बड़ा ज़िद्दी है,
मैं तो सदा ही अपने भाई को माना है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की है। जिस ज़मीन की गांठ पर बांधे बैठा था उसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं। उसे याद आया कि उसके पेट में पथरी का दर्द उठा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। हाथ में पैसे नहीं थे। सबने दबाव डाला कि भैया वाली ज़मीन बेच दो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसका दृढ़ निश्चय था कि जो मेरा नहीं है मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ। उसके इस निर्णय के आगे सब झुक गए थे। फिर कभी किसी ने ज़मीन बेचने की बात नहीं कही। देहरी पर बैठा सुखदा पुरानी एल्बम देख रही थी। उस समय के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में भी भैया का चेहरा चमकता दिखाई दे रहा था। एक फ़ोटो ने भैया की बेटी नैनी भी बैठी थी। वह सोचने लगी, अब तो नैनी युवा हो गई होगी। वह उंगलियों पर गिनने लगी कि 18-19 साल की हो गई होगी नैनी। उधर रंजन के मन में भी द्वंद्व था कि बहन मानेगी या नहीं, मुझे माफ़ कर देगी या नहीं। अब तो वह भूल गई होगी कैसे लग रही होगी मेरी बहन। मेरी भी तो बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं क्या कहूँगा जाकर, कैसे मनाऊँगा। उस पकी हुई गुजिया पसंद है, वही लेकर जाऊँगा। वही नहीं मानी तो पैरों पर लौट जाऊँगा। जीवन के इस पड़ाव में उसे बहन की याद बहुत सता रही थी। मन ही बावला था। समय रहते ज्ञान नहीं आता, बाद में पछताता है। पता नहीं उसे चिट्ठी मिली होगी कि नहीं। इसी कश में उसने सुखदा के गांव में कदम रखा। दुख में समय धीरे गुजरता, खुशी के दिन जल्दी ही बीत गए। राखी का दिन आया। उसने दरवाजे पर गेरू से सुनोरा सुनोरी बनाए, उनकी पूजा की, उन्हें मिठाई का भोग लगाया। राखी के धागे पर थोड़ी सी मिठाई लगाकर उनके हाथों पर चिपका दिए। भैया आया तो लिपट कर रो उठी। उसकी खूब खातिर की उसने। रंजन को ध्यान से देखा तो पाया उसके चेहरे पर बुज़दिलतियाँ छलक रही थी। रंजन में अपने प्रति सुखद परिवर्तन देखकर सुखदा समझ नहीं पा रही थी कि कारण क्या है। सुखदा के मन में भाव समझकर वह पास आया और हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगा, दीदी मुझे माफ़ कर दो। तुमने तो सिर्फ पिता का नाम पाने के लिए कोशिश की थी। यह मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया। मुझे मालूम है तुम्हारी ज़िंदगी में खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन तुमने ज़मीन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन आज मेरी ही बेटी जायदाद में हिस्सा मांग रही है। तब मुझे लगा कि तुमने जो किया था वह गलत नहीं था, इसलिए आज का माफ़ी मांगने चला आया। सुखदा अवाक थी। दूज का बदला तीज ने ले लिया था। रंजन अपने आंसू पोंछते हुए बोला, चलो जल्दी से राखी बांध दो। सुखदा को महसूस हुआ छुटपन में जब उसने कहा था चलो राखी बांध दो, और आज के चलो जल्दी से राखी बांध दो, दोनों वाक्य में अंतर है। आज शब्द में अनुनय है, क्षमा की याचना है, प्यार भरा निवेदन है, छोटे होने का हट है, जबकि पहले शब्द में वाक्य में हर क्रिया प्रतिक्रिया में अभिमान भरा था। सुखदा ने कहा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना तो खा लो। वह हाथ पकड़कर पटे तक ले गई, अपने हाथों से थाली परोस लाई और उसने भोजन कराने लगी। इसी बीच उसने घर परिवार का पूरा ब्यौरा ले लिया, अपने घर के भी किस्से सुनाए। उसकी आवाज़ में अजब सा उत्साह था। सुखदा आज भी बचपन की तरह जल्दी से पहले जैसी थाली सजा कर ले आई। उसने अनामिका उंगली से रंजन के माथे पर गोल बिंदियाँ लगाई, अंगूठे से ऊपर तक तिकोना आकार देकर खींचा, चावल माथे पर चिपकाए और कुछ चावल उसके सिर के ऊपर से पीछे फेंक दिए। राखी बंधवाने पर रंजन ने शगुन जेब में से निकाला तो सुखदा ने दृढ़ता से मना कर दिया और नारियल के साथ एक छोटा सा बक्सा देकर बोली, अभी तक तू मुझे देता आया है, आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तू मुझसे छोटा है ना, मना मत करना। स्तंभ और व्यग्र रंजन ने बक्सा खोला। उसमें कुछ कागजात और राखियाँ रखी थी। वह कुछ पूछता उससे पहले सुखदा बोल पड़ी, इसमें वे राखी हैं जो इतने वर्षों से मैंने अपने गुड्डे को बांधी थी तेरी कलाई समझकर, और ये कागजात उस ज़मीन के हैं जिसे बहन को भाई से अलग कर दिया था। कागजात लौटाते हुए रंजन बोला, नहीं दीदी, इन पर तुम्हारा हक है। मेरा हक तो मुझे मिल गया पगले, यह सौगात मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे देना। कहते कहते सुखदा रंजन के गले लिपट कर रो पड़ी। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।